हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जी स्टॉक्स में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस के फर्स्ट चैप्टर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि हमने कल आपको कोर्स डिटेल में बताया था, तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में समझने को। पेन ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनको शॉर्ट में हम लोग CAG कहते हैं, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं बोल के CAG ही बोलेंगे। तो इसका मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। ये संविधान के तहत एक संवैधानिक पद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये एक संवैधानिक पद है ना। और एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जिसपे किसी भी सरकार या सरकारी तंत्र का कोई भी दबाव नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट्स के ये हेड होते हैं। ठीक है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ था। बट 1976 में, ये याद रखिएगा, 1976 में अकाउंट्स का सेपरेशन ऑडिट से हो गया, यानी CAG से अकाउंट्स का सेपरेशन हो गया। 1976 में। ये हुआ था CAG एक्ट 1971 के तहत। ठीक है, अकाउंट्स को अलग कर दिया गया CAG से। अब इनका काम सिर्फ ऑडिट करना ही रह गया। ये गार्जियन होते हैं, यानी इन्हीं के देखरेख में होता है। ये देखभाल करते हैं पब्लिक पर्स का। पब्लिक पर्स जैसे हम लोग वॉलेट रखते हैं अपने पास, उसमें पैसा रखते हैं, तो जनता का जो पैसा है, पब्लिक पर्स कहने का मतलब जनता का पैसा 3 फंड में रहता है। ये तीनों फंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं। इन फंड का निर्माण करना है, और इसी फंड में पब्लिक का पैसा रखा जाएगा और कहीं नहीं रखा जाएगा। तो पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 266 फंड के तहत फंड में इसका वर्णन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी, इन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये होता है आर्टिकल 267 में। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 266(2) होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के फंड होते हैं। इन्हीं को हम, इन 3 तरह के फंड को पब्लिक पर्स यहाँ पे कहा गया है, और ये इसका गार्जियन होता है। कहने का मतलब कि इस फंड्स में जो भी रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर इस फंड के से हो रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। संविधान और सरकार के नियमों के अंतर्गत जो भी रूल्स बनाए गए हैं अकाउंट्स के, उसके अंतर्गत ही इनसे पैसा लिया जाएगा और इनमें पैसा रखा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को देखेंगे, और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अभी आगे समझ लेते हैं। पहले CAG अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, बाय वारंट अंडर इज हैंड एंड सील, यानी एक बार नियुक्ति हो गई तो इनको प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकते। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड विद टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए या 65 साल इनका आयु होना चाहिए। जो भी पहले हो जाएगा तो ये हट जाएंगे अपने पद से। ठीक है, यानी रिटायर कर जाएंगे। इनका टेन्योर 6 ईयर्स का होगा या 65 साल की उम्र तक होगा। जो भी पहले आ जाएगा उसके बाद ये रिटायर कर जाएंगे अपने पद से। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव होंगे, लेकिन उनके प्लीजर पे ये काम नहीं करेंगे। यानी वो जब तक चाहेंगे तब तक CAG काम करेंगे, और जब नहीं चाहेंगे तो प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे, लेकिन एक प्रोसीजर के तहत, जो प्रोसीजर संविधान में वर्णित है, जिस प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाता है, उसी प्रोसीजर के तहत CAG को भी हटाया जाएगा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा
पार्लियामेंट में पास करवाना होगा, तभी सीएजी को अपने पद से हटाया जा सकता है। दो कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया या किसी भी तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं अपने पद पर रहते हुए, तो सीएजी को हटाया जाता है। मिसबिहेवियर कर रहे हैं या काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो सीएजी को हटाया जा सकता है। अभी तक ऐसा केस नहीं हुआ है कि सीएजी को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। ठीक है, एक बार जब ये रिटायर कर जाएंगे या रिजाइन दे देंगे अपने पद से, तो ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पद पे कार्य नहीं करेंगे। एक बार यदि इन्होंने ये अपने पद से रिटायर कर गए या किसी भी तरह से इन्होंने रिजाइन किया है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट के किसी भी पद के तहत ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, सीएजी का जो ऑफिस होता है, इनकी जो सैलरी, अलाउंस और पेंशन होता है, ये चार्ज होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अपॉन। एक चार्ज अपॉन होता है, एक वोटेड अपॉन होता है। ठीक है, एक चार्ज अपॉन होता है और दूसरा वर्ड होता है वोटेड अपॉन। ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगा, लेकिन ये चार्ज अपॉन वाले सेक्शन में आएगा। चार्ज अपॉन वाले सेक्शन का कहने का मतलब कि बजट में इनको रखा तो जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगा तभी इनकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सरकार या सरकारी तंत्र इस पर किसी तरह का दबाव न बनाए, किसी भी तरह का डर या भय पैदा न करे, इसलिए इनकी सैलरी चार्ज अपॉन रखी जाती है। एक बार जब ये अपने पद पे आते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा ही सैलरी निर्धारित होती है, बट एक बार जब पद पे आ गए उसके पहले जो इनकी सैलरी निर्धारित थी, किसी भी हाल में इनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती है। ठीक है, किसी भी हाल में इनकी सैलरी को घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इनका जो सैलरी होगा, अलाउंस होगा, पेंशन होगा, ये सभी चार्ज अपॉन होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। यानी पार्लियामेंट से अप्रूवल मिले न मिले, इनको पैसा उतना दिया जाएगा। ठीक है, और वोटेड अपॉन वाले सेक्शन में क्या होता है कि इस सेक्शन के तहत जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, एमपीज की सैलरी हो गई, और भी जो भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के, उनको पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ही इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सकता है। तो दो वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अपॉन और वोटेड अपॉन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट सब्जेक्ट टू वोट, यानी इनकी सैलरी को पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इस तरह से और भी बहुत पद आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के जो स्पीकर्स हो गए, डिप्टी स्पीकर्स हो गए, इन सभी की सैलरी जो होती है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे और इन तीनों फंड के बारे में और भी डिस्कस करेंगे आगे, चिंता नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, संविधान में इनका कहाँ पे क्या स्थान दिया गया है, इनको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, आर्टिकल 148 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 148 है, इसके तहत इनके पद को बनाया गया है, इनका एक ऑफिस बनाया गया है। आर्टिकल 148 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल 148 है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा इंडिया का। ठीक है, एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होगा, यानी इसके ऊपर कोई ऑडिट नहीं करेगा। जब ये ऑडिट कर देगा तो वो फाइनल होगा, इसके ऊपर कोई ऑडिट, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है, उसी तरह से ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, इसके ऊपर किसी भी तरह का ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 टू 151 तक सीएजी के बारे में डील किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 148 टू 151 सीएजी के बारे में है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 148 में सीएजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ओथ होगा, ओथ भी है दिया हुआ आर्टिकल 148 में, है ना। प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाएंगे, कंडीशन ऑफ सर्विस भी इनका दिया हुआ है। ठीक है, क्या कंडीशन है, 6 साल या 65 साल की आयु तक, हमने पहले भी देखा। आर्टिकल 149 डील करेगा इनका ड्यूटीज क्या होगा, इनका पावर क्या होगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 150 डील करेगा कि प्रेसिडेंट उसी फॉर्म को, उसी अकाउंट्स फॉर्म को मेंटेन के लिए कहेंगे, करने के लिए कहेंगे जो सीएजी कहेगा, यानी सीएजी ही निर्धारित करेगा कि किस फॉर्म में हमारे देश में या राज्य में अकाउंट्स का मेंटेनेंस होगा, है ना। जो फॉर्म सीएजी निर्धारित करेगा, प्रेसिडेंट उसी फॉर्म को लागू करेंगे।
स्टेट में गवर्नर उसी फॉर्म को लागू करेंगे जिस फॉर्म में सीएजी चाहता है। ठीक है, ये आर्टिकल 150 कहता है। आर्टिकल 151 कहता है कि reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament। इसको आगे भी हम लोग देखेंगे, ये वर्डिंग थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। कहने का मतलब ये है कि सीएजी जो है ऑडिट करने के बाद ये प्रेसिडेंट के थ्रू ये जो है ये पार्लियामेंट में इनके ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सेंट्रल के केस में। ठीक है, आर्टिकल 151 कहता है कि सीएजी अपने ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट में पेश करेगा। ठीक है, रखेगा। और यहाँ पे स्टेट के केस में क्या होगा? स्टेट के केस में क्या होगा? सीएजी जो है गवर्नर के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में ऑडिट रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक है, हर एक स्टेट में सीएजी का ऑफिस होता है जिसको हम लोग एजी ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑडिट जनरल के नाम से ये ऑफिस रहता है हर एक स्टेट में। हर एक स्टेट के कैपिटल में ही जनरल रहता है। ठीक है, इसी तरह से गवर्नर के थ्रू ये स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेगा। ठीक है, एक बार ऑडिट हो गया और उस पर कंट्रोलर एंड सीएजी ने साइन कर दिया। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट जो है फाइनल माना जाएगा। यानी इसने कह दिया कि लॉस किया है, यानी गवर्नमेंट के पैसे की हानि हुई है तो हानि हुई है। यदि इसने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक बार सीएजी ने कह दिया तो उसका सर्टिफिकेट फाइनल माना जाएगा। ये आर्टिकल 279 कहता है। ठीक है, तो हम लोग 148 से 151 में ही सीएजी को रखेंगे। ये 279 में थोड़ा सा वर्णन है सीएजी का, इसका सर्टिफिकेट फाइनल होगा तो इसको यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन 148 से 151 जो पार्ट 5 का संविधान के पार्ट 5 में आता है। ठीक है, तो 148 से 151 ही याद रखना है आपको। लेकिन आर्टिकल 279 में ये याद रखना है कि सीएजी का जो रिपोर्ट होता है सिग्नेचर होने के बाद, उनका सर्टिफाई होने के बाद वो फाइनल माना जाता है। ठीक, तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का जो फॉर्म होगा ओथ का एफर्मेशन वो तीसरी अनुसूची में रखी गई है। ठीक है, 6 शेड्यूल में ये रखा गया है। 6 शेड्यूल में रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल should be kept in such form as CAG prescribed। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जो CAG prescribe जिस फॉर्म को करेगा उसी फॉर्म में अकाउंट्स को मेंटेन करना है, प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, इन एडिशन दिस बॉडीज अकाउंट आर ऑडिटेड इन such manner as CAG may think fit and the reports relating to such accounts shall be submitted to the governor who shall cause them to be laid before the council। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर सीएजी से यदि रिक्वेस्ट करेगा तो वो लोकल बॉडीज का भी, स्टेट के केस में गवर्नर यदि कहेगा सीएजी को लोकल बॉडीज का ऑडिट करने के लिए, तो वो जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, स्टेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल इसका भी ऑडिट कर सकता है। इवन यदि किसी कंपनी का भी ऑडिट करना, हमारे देश में कोई कंपनी चल रही है, यदि गवर्नर और प्रेसिडेंट यदि कहते हैं उसका ऑडिट करने के लिए, तो सीएजी उसका भी ऑडिट करेगा। ठीक है, तो ये 6 शेड्यूल में कहा गया है कि लोकल बॉडीज का भी जो है सीएजी ही प्रिस्क्राइब करेगा विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ स्टेट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नर कि किस फॉर्म में अकाउंट्स को मेंटेन करना है, सीएजी ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा तो यहाँ अकाउंट्स कुछ इस स्टेट में कुछ दूसरे फॉर्म में मेंटेन होगा, उस स्टेट में कुछ दूसरे फॉर्म में मेंटेन होगा, तो ऑडिट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सीएजी एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो अकाउंट्स का फॉर्म सुनिश्चित करता है और प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ सीएजी। फंक्शन ऑफ सीएजी, जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स होंगे, जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के, जितने भी हैं सबका ऑडिट जो है सीएजी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने आपको सीजीए बताया था, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और सीएजी बताया ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीजीए और सीएजी 1976 में इनका बाइफर्केशन अकाउंट्स का हो गया था। ठीक है,
तो सीजीए का काम क्या है कि एक तो ये अकाउंट्स को मेंटेन, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो भी रूल्स हैं, उनको उनके तहत ये अकाउंट्स को मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी ये करते हैं, इंटरनल ऑडिट यानी ये पहले से ऑडिट करके रखते हैं ताकि सीएजी जब ऑडिट करने आए तो ज्यादा दिक्कत पेश ना आए। तो ये पहले आंतरिक ऑडिट अपना करते हैं, ठीक, जहां भी गड़बड़ी है उसको सुधारो, जल्दी सुधारो, सीएजी का ऑडिट आने से पहले। तो सीजीए अपना इंटरनल ऑडिट भी करता है। तो जनरली यदि सरकारी डिपार्टमेंट्स में देखा जाएगा तो इंटरनल ऑडिट सीजीए के द्वारा, इसमें एक होता है इंटरनल ऑडिट विंग होता है, आईएडब्ल्यू हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक मिनिस्ट्री का होता है, तो उसके द्वारा इंटरनल ऑडिट किया जाता है। और सीएजी का जो ऑडिट है ये एजी करता है, ये एक्सटर्नल ऑडिट का कहा जाता है। ठीक है, तो सीएजी का ऑडिट के पहले सीजीए इंटरनल ऑडिट करते रहता है डिपार्टमेंट्स का, ताकि जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनल ऑडिट में यदि कोई डिपार्टमेंट पास हो गया तो वो एक्सटर्नल ऑडिट में भी पास हो जाएगा। सेम पारा जो है इंटरनल ऑडिट ने यदि क्लियर कर दिया तो ये कतई नहीं है कि एक्सटर्नल ऑडिट उस पारे को क्लियर मानेगा, वो फिर से उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ऑडिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, जैसे हमारा मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न जो कंपनियां हैं, एंड अदर ऑटोनोमस बॉडी जो भी है, ठीक है, एंड अथॉरिटीज विच आर फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स। फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी या बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी जिसमें गवर्नमेंट का फंड फुली और पार्शियली लगा हुआ है तो उसका ऑडिट सीएजी करेगा। ठीक है, सरकारी पैसा जहां भी लगा हुआ है तो उसका ऑडिट सीएजी करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जहां भी सरकार का पैसा लग गया, जिस भी बॉडी, जिस भी इंस्टीट्यूशन, तो सीएजी वहां पे ऑडिट करने का हकदार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक पर्स का गार्जियन कौन है, तो सीएजी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज आल्सो रिस्पांसिबल ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अकाउंट्स का कंपाइल करेगा ये। ठीक है, ऑथराइजेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, जो भी पेंशन होता है, क्या कोई रिटायर करता है तो रिटायर करता है तो डिपार्टमेंट से जो फाइल है, कोई भी रिटायर किया, ठीक है, रिटायर किया तो वो भी डिपार्टमेंट से कोई रिटायर किया तो उसका फाइल जो है ये एजी ऑफिस में जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो भी, ठीक है, ये एजी ऑफिस में जाता है और यहाँ से इसका पेंशन अप्रूव होता है। ठीक है, यहाँ से इसका पेंशन अप्रूव होता है। ठीक है, सीएजी के ऑफिस नहीं। तो ये ऑथराइजेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स का भी, पेंशनरी बेनिफिट्स का भी को भी कौन ऑथराइज करेगा, तो यही सीएजी का ऑफिस। ठीक है, ऑफ सिलेक्टेड कैटेगरी, सभी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई है उनका तो करेगा ही। मेंटेनेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड्स, जो भी प्रोविडेंट फंड्स, जीपीएफ हो गया, ये सरकारी एम्प्लॉयज का करता है तो इसका मेंटेनेंस भी ये सीएजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब सीएजी इसकी जांच कर सकता है, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, लेकिन मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो सीएजी के अंतर्गत आता ही आता है। ठीक है, CAG audit the account related to all expenditure from the consolidated fund of India। आ गया consolidated fund of India, जो भी स्टेट के केस में भी होता है, यूनियन टेरिटरी जहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। ठीक है, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमने बताया था आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत आता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, अभी इसको देख लेते हैं विस्तार से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जितना भी गवर्नमेंट का रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर होता है इसी फंड से ही होता है, आइदर वो चार्ज रहेगा या वोटेड रहेगा, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, है ना, इन दोनों में जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो भी पैसा रिसीप्ट होगा या एक्सपेंडिचर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज जो हम लोग जमा करते हैं तो कहाँ जमा होगा,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जमा होगा। ठीक है, ये कहाँ पर मेंटेन होता है? तो ये मेंटेन आरबीआई में होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है। ठीक है, उसके पास ये पैसा रहता है, उसी के पास रहता है, उसका देख रेख वही करता है। ठीक है, जैसे हमारा पैसा को जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक देख रेख करता है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये देख रेख उसका आरबीआई के पास रहता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। जितना भी रिसीट और एक्सपेंडिचर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, जो भी है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। आर्टिकल 266(1). ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 266(2). ये 266(2). तो 266(2) में हो जाएगा ये आपका हो गया, हाँ, आर्टिकल 266(2) में हो जाएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया हो जाएगा आर्टिकल 266(2) में, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये एक तरह से गवर्नमेंट एक बैंक की तरह कार्य करेगी, यानी पब्लिक का जो जीपीएफ का पैसा है ना, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, और भी ऐसा कुछ जैसे ग्रेचुटी वाला जो पैसा होता है, ये सभी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से डील होता है। ठीक है, ग्रेचुटी का पैसा शायद इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन जीपीएफ का पैसा, पीपीएफ का पैसा जो जमा करते हैं पब्लिक, तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से ही मैनेज होता है। ठीक है, तीसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 267 में आता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जैसा कि नाम बताया गया, ये आकस्मिक फंड है। ठीक है, तो आकस्मिक फंड में जैसे वार की स्थिति कभी आ गई, कभी डिजास्टर हो गया, ठीक है, तो इसमें जो है ये पैसा जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। इस स्थिति में आकस्मिक पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए एक फंड बनाया गया है आर्टिकल 267 के अंतर्गत, तो उसको कहा जाता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वार के केस में, डिजास्टर के केस में, या किसी भी तरह का आकस्मिक जरूरत हो गया पैसे का, तो वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया निकालता है। इसका ओनर होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, इनके बिहाफ पे कौन काम करते हैं? तो वित्त सचिव इसको का साइन होता है। ठीक है, फिनांस सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फिनांस सेक्रेटरी का साइन होता है। ठीक है, और ये होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी का ये ऑडिट कर सकता है यदि प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको कहेगा। जैसे लोकल बॉडीज का हमने पहले ही बताया था कि जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, पंचायत से रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, उनका भी ये ऑडिट कर सकता है। ठीक है, यदि गवर्नर या प्रेसिडेंट उनको कहेंगे तो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएजी, बहुत ही जी पहले भी हम लोग बताए थे कि सीएजी अपना ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा? तो सेंटर और स्टेट में पेश करेगा। सेंटर के केस में पार्लियामेंट में पेश करेगा, पार्लियामेंट में पेश करेगा। स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेगा। यहाँ पार्लियामेंट में पेश करेगा थ्रू द प्रेसिडेंट, है ना, स्टेट लेजिस्लेशन में थ्रू द गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमेटी होती है, पार्लियामेंट अकाउंट्स कमेटी, पार्लियामेंट अकाउंटिंग कमेटी होती है। ठीक है, जिसको दिया जाता है, ये रिपोर्ट दिया जाता है, जो उसको फिर से पार्लियामेंट में पेश करता है। और सेंट्रल, जैसा कि हमने बता दिया, सेंट्रल लेवल पे ये पार्लियामेंट में पेश होगा प्रेसिडेंट के थ्रू, और स्टेट लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर होगा, यहाँ सही वर्ड लेजिस्लेचर है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के थ्रू पेश होगा। ठीक है, और जो भी पेश होगा, तो ये पार्लियामेंट में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, ये जो भी करेक्टिव एक्शन बोलेगा लेने के लिए कि ये दिक्कत है, इस पे करेक्टिव एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पीएससी को देने के बाद ही सो जाएगा,
ये वहां पे देखेगा कि इसमें हमने जो करेक्टिव एक्शन बोला था लेने के लिए वो लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। यदि नहीं लिया जा रहा है तो वो फिर रिपोर्ट करेगा उस पीएचडी को, है ना, जो आगे मैटर को टेकअप करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीएजी को समझा फिनांस की दृष्टि से, है ना, फिनांस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने समझा है। यदि इसको हम पॉलिटिकल साइंस के व्यू से समझते हैं तो और बहुत डीप में जाना पड़ता, लेकिन चूंकि हम लोग इसको फिनांस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, इसको डबल ए के सिलेबस में ये दिया हुआ है, आरबीआई ग्रेड बी में ये नहीं है, डबल ए के सिलेबस में इनको जानना है हमें, तो उसके लिए फिनांस पॉइंट ऑफ व्यू के से इतना काफ़ी है, जिससे आपका जितना भी क्वेश्चन है इससे कवर हो जाएगा। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिनांस कमीशन के साथ, इसी तरह का एक बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।